नमस्कार। इस वीडियो में 10वीं क्लास का सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर सोल्व किया गया है। प्रश्न नंबर 1, सरस्वती सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? 2,15,000 वर्ग किलोमीटर, 50,000 वर्ग किलोमीटर, 1,15,000 वर्ग किलोमीटर, 3,15,000 वर्ग किलोमीटर। उत्तर ऑप्शन ए 2,15,000 वर्ग किलोमीटर। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई, काहिरा, रोम, इनमें से कोई नहीं। उत्तर ऑप्शन सी रोम को। रामचरितमानस के लेखक कौन थे? कल्हण, तुलसीदास, अमीर खुसरो, सूरदास। उत्तर ऑप्शन बी तुलसीदास। रेगर मृदा किसे कहा जाता है? जलोढ़ मृदा को, काली मृदा को, लाल मृदा को, लेटराइट मृदा को। उत्तर ऑप्शन बी काली मृदा को। भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 में, 1960 में, 1980 में, 1990 में। उत्तर ऑप्शन ए 1972 में। सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। उत्तर ऑप्शन सी राजस्थान में। किस भाषा को श्रीलंका की राजभाषा घोषित किया गया? तमिल, सिंहली, मलयालम, तेलुगु। उत्तर ऑप्शन बी सिंहली को। प्रतिरक्षा एवं विदेशी मामले संविधान की कौन सी सूची के विषय हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। उत्तर ऑप्शन ए संघ सूची। संविधान में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? 11, 15, 23, 21। उत्तर ऑप्शन डी 21। 2019 में देश में कितने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल थे? 7, 10, 5, इनमें से कोई नहीं। उत्तर ऑप्शन ए 7। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, उपरोक्त सभी। उत्तर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, सूचना प्रौद्योगिकी। उत्तर ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्रक। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? बैंक द्वारा, सदस्यों द्वारा, गैर सरकारी संस्था द्वारा, सरकार द्वारा। उत्तर ऑप्शन बी सदस्यों द्वारा। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 किस नाम से प्रसिद्ध है? कोपरा, ISI, RTE, RTI। उत्तर ऑप्शन ए कोपरा। मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? आर्यभट्ट, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भास्कर, विक्रम साराभाई। उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। बांग्लादेश को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा था? पाकिस्तान, भारत, चीन, अमेरिका। उत्तर ऑप्शन बी भारत। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उत्तर ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई? 1956 में, 1947 में, 1950 में, 1965 में। उत्तर ऑप्शन ए 1956 में। कौन सी शासन प्रणाली उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करती है? राजतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र, इनमें से कोई नहीं। उत्तर ऑप्शन सी लोकतंत्र। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। उपरोक्त सभी। उत्तर ऑप्शन बी यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है गलत है। विश्व के रेखा मानचित्र पर 2 प्राचीन सभ्यताओं को दर्शाइए। सरस्वती सिंधु सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, माया सभ्यता, इंका सभ्यता। भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। जमशेदपुर,
झारखंड में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, भद्रावती कर्नाटक में। नील नदी का वरदान किस प्राचीन सभ्यता को कहा जाता है? मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। मेसोपोटामिया सभ्यता के क्षेत्र वर्तमान में किस देश का हिस्सा है? मेसोपोटामिया सभ्यता वर्तमान में इराक का हिस्सा है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है। भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। चेन्नई बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। पैसेज के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बेल्जियम की सीमाएं कितने देशों से लगती है? 3, 4, 5, 2। उत्तर ऑप्शन बी 4। डच भाषी लोगों को फ्रेंच भाषी लोगों से नाराजगी क्यों थी? डच बहुसंख्यक थे, फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यक थे, फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर थे, डच भाषी लोग रूढ़िवादी थे। उत्तर ऑप्शन सी फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर थे। बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग जर्मन बोलते हैं? 1%, 59%, 40%, 20%। उत्तर ऑप्शन ए 1%। डच और फ्रेंच भाषी समुदाय के टकराव का सबसे तीखा रूप कहाँ दिखाई दिया? डच और फ्रेंच भाषी समुदाय के टकराव का सबसे तीखा रूप राजधानी ब्रुसेल्स में दिखाई दिया। पैसेज के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारत में बैंक जमा राशि का कितना हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं? भारत में बैंक जमा राशि का 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। बैंक जमा राशि का प्रमुख रूप से किस कार्य में इस्तेमाल करते हैं? बैंक जमा राशि का बड़ा भाग ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मध्यस्थता का काम कौन करता है? बैंक जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मध्यस्थता का काम करता है। बैंक की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना की 2 प्रमुख विशेषताएं क्या थी? सरस्वती सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता यह थी कि ये नगर नदी के किनारे बसे हुए थे। घरों की नालियां बड़े नालों में गिरती थी। नालियां पक्की ईंटों से बनी होती थी। कूड़े कचरे के लिए कूड़ेदान होते थे। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। त्राइन के युद्ध कब और किसके मध्य हुए थे? त्राइन के युद्ध 1191 और 1192 ईस्वी में हुए थे। ये युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुए थे। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय रहा और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी विजय रहा तथा पृथ्वीराज चौहान मारा गया। लोकतंत्र को सबसे बेहतर व्यवस्था क्यों बताया गया है? लोकतंत्र नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। यह व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। यह टकरावों को टालने और संभालने का ढंग देता है। लोकतंत्र से निर्णयों में बेहतरी आती है। इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है और इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा में मुख्य रूप से कपास की फसल उगाई जाती है। जायद फसल क्या है? जायद फसलें रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसलें हैं। इनमें मुख्य रूप से तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां और चारे की फसलें शामिल हैं। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। भारतीय संविधान के 3 प्रावधान बताइए जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। भारत के संविधान में किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। संविधान सभी समुदायों और नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन और उसका प्रचार करने की आज़ादी देता है।
संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को शामिल किया गया है। महात्मा बुद्ध के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जन्म के कुछ समय के पश्चात ही उनकी माता का देहांत हो गया। इसके पश्चात उनका पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी ने किया। एक वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी को देखकर उनके मन में वैराग्य की भावना जागृत हुई। वे अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोते हुए छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल गए। उनके जीवन की 4 प्रमुख घटनाएं रही। महाभिनिष्क्रमण, घर त्याग की घटना, संबोधि, ज्ञान प्राप्त की घटना, धर्म चक्र परिवर्तन, पहला उपदेश दिया जाना, महापरिनिर्वाण, महात्मा बुद्ध द्वारा अपना शरीर त्यागना। 1857 की क्रांति के 3 कारण बताइए। लॉर्ड वेल्जली की सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी की लेफ्ट की नीति इस विद्रोह का मुख्य कारण थी। लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहेब को मिलने वाली पेंशन बंद कर दी, जिससे वह अंग्रेजों के विरुद्ध हो गई। अंग्रेजों ने भारी कर लगाकर किसानों को जमींदारों की दया पर छोड़ दिया और उन्हें कंगाल बना दिया। अंग्रेजी पढ़े भारतीयों को छोटी मोटी नौकरियां दी जाती थी और उनके साथ भेदभाव किया जाता था। अंग्रेज अफसर भारतीय सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। क्रांति का तत्कालीन कारण चर्बी वाला कारतूस था। ऐसा कहा जाता है कि इन कारतूसों में गाय व सूअर की चर्बी लगी होती थी। इन्हें प्रयोग करने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे नामक सैनिक ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, जो 1857 ईस्वी की क्रांति का बहुत बड़ा कारण बना। आजकल बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है? नदी पर बांध बनाकर उसके जल का एक स्थान पर भंडारण कर लिया जाता है और उससे एक साथ अनेक उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, इसलिए इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली परियोजना थी। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के मुख्य लाभ: बाढ़ पर नियंत्रण करना, मृदा अपरदन को रोकना, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाना, पर्यटन को बढ़ावा देना, विद्युत उत्पादन करना, मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, नौका परिवहन आदि है। इन्हीं कारणों से इन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा जाता है। सड़क परिवहन की महत्ता के 3 कारण बताइए। रेलवे लाइन की तुलना में सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम है। सड़कें ऊबड़ खाबड़ जमीन पर भी आसानी से बनाई जा सकती है। अधिक ढाल वाली जमीन और पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें बनाई जा सकती है। कम व्यक्तियों, कम दूरी और कम वस्तुओं के परिवहन के लिए सड़क परिवहन कम खर्चीला है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में काम करता है। सड़कें गांव के दूर दराज इलाकों को आपस में जोड़ती हैं। राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य क्या हैं? राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य चुनाव लड़ना, विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने ले जाना, कानून निर्माण में सहायक, सरकार बनाना और उसका संचालन करना, सरकार ना बना पाने की सूरत में विरोधी दल के रूप में कार्य करना, जनमत निर्माण करना आदि प्रमुख कार्य हैं। राजनीतिक दल क्या हैं? राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं? चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को राजनीतिक दल कहा जाता है। राजनीतिक दलों के सामने मुख्य चुनौतियों में वंशवाद की बढ़ती प्रवृत्ति, पैसा और आपराधिक तत्वों की घुसपैठ, विकल्पहीनता आदि राजनीतिक दलों के सामने मुख्य चुनौतियां हैं। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में दिए गए उपभोक्ता अधिकारों का वर्णन कीजिए। उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के शोषण और धोखाधड़ी से बचाने के लिए उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 द्वारा कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिनमें सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार,
शिकायतें निपटाने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार शामिल हैं। भारत में वैश्वीकरण के क्या लाभ हैं? विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है। वैश्वीकरण के कारण भारत की व्यापार में भागीदारी में वृद्धि हुई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है। विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि हुई है। विभिन्न वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा के कारण कीमतें कम हुई है। नए रोजगार सृजन हुए हैं। उद्योगों में वृद्धि हुई है। मध्यकाल में हुए विदेशी आक्रमणों के भारत पर क्या प्रभाव पड़े? जन धन की हानि। 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। इन आक्रमणों से भारत को भारी जन धन की हानि उठानी पड़ी। कला व साहित्य को आघात। गजनवी के आक्रमण में भारतीय मूर्तियों व मंदिरों को तोड़ने की अनेक घटनाएं हुई। इन आक्रमणों में कुछ मंदिर, मूर्ति और कला हमेशा के लिए नष्ट हो गई। अनेक कलाकारों और शिल्पकारों को गजनवी अपने साथ ले गया। तुर्कों के आक्रमण से राजपूतकालीन सामंती व्यवस्था का पतन हो गया। इस्लाम का प्रसार। अरबों में तुर्कों के आक्रमण से भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। शिक्षा व भाषा पर प्रभाव। इन आक्रमणों के कारण भारत में शिक्षा के केंद्रों का जहां ह्रास हुआ, वहीं मदरसा प्रणाली की शुरुआत हुई। तुर्कों के आगमन से फारसी भाषा का भी उदय हुआ। भारतीय साहित्य व भाषा पर इसका प्रभाव पड़ा। साम्राज्यवाद के भारत पर क्या प्रभाव पड़े? साम्राज्यवाद के कारण भारतीय किसानों का अधिक से अधिक शोषण हुआ। भारत में पश्चिमी शिक्षा लागू हुई। भारतीय धन या संपदा का निष्कासन हुआ। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। भारतीय कृषि की संरचना पर बुरा प्रभाव पड़ा। भारत में अनेक छोटे बड़े और हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ। गांव की स्वावलंबी अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हुई। कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए? रेडियो व दूरदर्शन का प्रयोग करके किसानों को खेती की नवीनतम तकनीकों से परिचित करवाया गया। फसल बीमा योजना के द्वारा फसल की बर्बादी की भरपाई का प्रावधान किया गया। ग्रामीण बैंकों और शहरी ऋण समितियों के द्वारा सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाए गए। किसानों को विभिन्न शोषण और बिचौलियों से बचाने के लिए कुछ फसलों के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य घोषित किए गए। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू की। 1980 और 1990 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम की शुरुआत की। सरकार ने कृषि के आधुनिकीकरण के लिए और कृषि क्षेत्र में नए अनुसंधान करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की। भारत में लौह अयस्क के वितरण का वर्णन कीजिए। आधुनिक मशीनी युग लोहे का युग है। लोहा एक उपयोगी धातु है। उपयोगिता के आधार पर लोहे को आधारभूत खनिज कहा जाता है। इसका काफ़ी मात्रा में निर्यात भी होता है। यह निर्यात विशाखापट्टनम, मार्मागांव, पारादीप और कोलकाता की बंदरगाह से किया जाता है। भारत में एशिया के सबसे बड़े लौह अयस्क भंडार पाए जाते हैं। झारखंड में लौह अयस्क की प्राप्ति मुख्य रूप से सिंहभूम, हजारीबाग, रांची और धनबाद आदि जिलों में होती है। उड़ीसा राज्य के केंदुझर, सुंदरगढ़ और मयूरभंज जिलों में लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। तमिलनाडु राज्य के सेलम, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर जिलों में लौह अयस्क के भंडार मिलते हैं। कर्नाटक के बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर जिलों में लोहा पाया जाता है। इनके अलावा छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्य में भी लोहे के भरपूर भंडार पाए जाते हैं।